बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। अभी तक तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही थी, भाभी के बुर्का पर नजर पड़ते ही बिदकने लगी। ऐसे मामलों में कुछ अनाड़ी मालूम होती है। सुल्तान शाह ने राय दी, तुम्हारे साथ कौन था? मैंने मिसेज मुराद को अपनी तरफ मतवज्जो होते हुए कहा। इसने मेरी बात का जवाब देने के लिए मेरी तरफ सर घुमाया, मगर गजाला के बेनकाब चेहरे पर निगाह पड़ते ही इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओह, तो इसका शुबा दुरुस्त ही था। इसके होंठों से सरसराती हुई तहय्यर अमेज आवाज निकली। वो यही कह रहा था कि इसने अपनी सारी उम्र में किसी औरत को इतनी सख्ती से पर्दे करते हुए नहीं देखा। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, आज पहली बार इसे एयरपोर्ट पर देखा था। वो खुद ही मुझे पहचान कर मेरी तरफ आया था। तुम एयरपोर्ट किसकी हिदायत पर पहुंची थी? सुबह दफ्तर पहुंचते ही फोन पर हुक्म मिला था। नसीर खान, मैंने टटोलने वाले लहजे में सवाल किया। वो कांप उठी। नहीं, वो तो डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त है। इसे बनक भी मिल गई तो मुझे नौकरी ही से निकाल देगा। इससे तो मैं अपनी एक कजन की बीमारी का बहाना करके दफ्तर से निकली थी। फिर हुक्म देने वाला कौन था? मुझे आज तक पता नहीं चल सका। बस फोन पर इसकी आवाज पहचान लेती हूँ। कब से काम कर रही हो इसके लिए? शायद 2 साल होने वाले हैं। वो अभी तक खौफजदा नजर आ रही थी। एक अजनबी के लिए काम करने की बात हलक से नहीं उतरती, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। मजबूरी। वो गहरा सांस लेकर बोली। एक रोज मुझे डाक से अपनी कुछ ऐसी तस्वीर मिली जिन्हें देखकर मेरी आंखों में दुनिया अंधेर हो गई थी। वो तस्वीरें मेरे जानने वालों तक पहुंच जाती तो मेरे लिए खुदकशी के अलावा कोई रास्ता बाकी न रहता। मैं दिन रात इन्हीं के बारे में सोचती रही। पता नहीं वो किसने भेजी थी और इस हरकत से इसका क्या मकसद था। तीसरे दिन इसने इन्हीं तस्वीरों के हवाले से फोन किया था। अगर मैं इसके लिए काम करने पर आमादगी जाहिर न करती तो वो मुझे बदनाम कर देता। वैसे भी मैं बेवा हूँ और बेवा औरतों पर तोहमतें तराशने के मामले में लोग हर तरह की आजादी महसूस करते हैं। लेकिन मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि मैंने आज तक कोई बड़ा जुर्म नहीं किया। फिर क्या करती रही हो इसके लिए? शायद वो हमारी फर्म का कोई हरीफ है। ज्यादातर नसीर खान और इसके कारोबारी मामलात की सुरागर सा निकलाता रहा है। बारहा दफ्तर के कुछ कागजात भी गायब कराए हैं। शायद दफ्तर में इसका कोई और आदमी भी है, क्योंकि उड़ाए हुए कागजात में अपनी मेज की मखसूस अंदराज में छोड़कर आती थी जो अगली सुबह गायब होते थे। इसकी कहानी नसीर खान के बयान से मेल खाती थी। एक तरफ इसने नसीर खान को खुली छुट्टी दी हुई थी और दूसरी तरफ मिसेज मुराद से इसकी सरगर्मियों की निगरानी कराता रहता था। यूं अपनी गैर मौजूदगी में भी वो फर्म के जुमला मामलात की पूरी खैर खबर रखता था। मिसेज मुराद निस्बतन ला इल्म थी, लिहाजा इसका ख्याल था कि इसकी मखसूस दराज से कागजात गायब करने में दफ्तर के किसी आदमी का हाथ था। लेकिन नसीर खान बता चुका था कि छुट्टी के बाद कोई दफ्तर में दाखिल होकर न सिर्फ इसकी मेज से कागजात की फोटो कापियां बल्कि कैमरे से इस्तेमाल शुदा फिल्म भी निकाल ले जाता था। लेकिन दोनों ही इस शख्स की निशानदही से कासर थे जो एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के मामलात की पुश्त पर था। ले देकर T.A. मलक का नाम सामने आया था जो एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का MD था। वो फर्म लिमिटेड थी, लिहाजा इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना भी जरूरी था। लेकिन नसीर खान इन तमाम तफसीलात से ला इल्म था, जिसका मतलब था कि वो मालूमात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या किसी दूसरे सरकारी इदारे से ही मिल सकती थी। तुम्हारे साथी का नाम क्या था? मैंने खालिवल ज़हनी के आलम में बेमकसद सा सवाल किया। पता नहीं, मुझे एयरपोर्ट इंक्वायरी काउंटर पर किसी ऐसे आदमी का इंतजार करने का हुक्म मिला था जो मुझे बटरफ्लाई कहकर मुखातब करता। मुझे इसके अहकाम की तामील करना थी। और इसके अहकाम क्या थे? इसके पास परवीन की एक साफ और वाज़ेह तस्वीर थी। इसने गजाला की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसने बताया कि ये औरत
जुल देकर लाहौर से निकलने के चक्कर में है। हमें इस पर हाथ डालना होगा। जब इसके पास तस्वीर थी तो तुम्हारी क्या जरूरत थी? इस बात पर मुझे खुद हैरत हुई थी, लेकिन इसे अंदेशा था कि परवीन हुलिया भी बदल सकती है। ऐसी सूरत में मुझे देखकर वो बौखला जाती और इसका राज फाश हो जाता। फिर इसने पर्दे की बिना पर इस पर शुबा किया और मुझे इसकी बात दुरुस्त मालूम हुई, क्योंकि कद और जिसामत मेरी देखी बाली थी। एयर होस्टेस को रुका किसने पहुंचाया था? रुका? इसने हैरत से दोहराया। मुझे किसी रुके का इल्म नहीं, अलबत्ता इसने किसी मुसाफिर से मेरी जगह जरूर बदलवाई थी ताकि मैं आसानी के साथ परवीन पर निगाह रख सकूं और जब भी वो नकाब हटाए तो इसे पहचान लूं। कराची उतरने के बाद क्या प्रोग्राम तय हुआ था? इसने मुझे हदायत की थी कि मैं सदर के एक होटल में क्याम करूं। इसने अपना प्रोग्राम नहीं बताया था, लेकिन मुझे यकीन था कि अपनी तसल्ली होने तक तुम्हारा पीछा करेगा। इन लोगों के लिए तुम पहले भी कभी ऐसा काम कर चुकी हो? नहीं, इसने थूक निगलने की कोशिश करते हुए फंसी फंसी आवाज में कहा, मुझे पहली बार बाहर का कोई काम दिया गया है। अगर इन्हें बनक भी मिल गई कि तुम हमारे हथे चढ़ गई थी तो निहायत खामोशी से तुम्हारा पता साफ कर दिया जाएगा। तुम जिन लोगों में फंसी हुई हो वो अव्वल दर्जे के कातिल और बदमाश हैं। ओह खुदा, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। वो खौफ से कांपने लगी। और हम भी कुछ ऐसे शरीफ लोग नहीं हैं। गजाला ने गुर्राते हुए लुकमा दिया। तुमने देख ही लिया कि तुम्हारे साथी को हमने क्या चकमा दिया। अब आसानी के साथ तुम्हारी भी गर्दन मरोड़ सकते हैं। मुझे माफ कर दो। वो तकरीबन रोने लगी। मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं वादा करती हूँ कि इस बारे में कभी एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाऊंगी। शायद वो सच ही कह रही थी, लेकिन वो नातजर्बाकार थी, जबकि इससे काम लेने वाले बहुत जहांदीदा और सफाक लोग थे। अगर इन्हें मिसेस मुराद पर जरा भी शुबा हो जाता तो अपने पेशा वराना तशद्दुद के जरिए इसकी जुबान से हर बात उगलवा सकते थे। दूसरी तरफ हमारे लिए ये मुमकिन न था कि इसे अपने गले का हार बनाए रखते। इससे गुलू खुलासी की दो ही सूरतें थी, इसे मार दिया जाए या रिहा कर दिया जाए। मेरी निगाहों में वो इन लोगों की शरीके कार नहीं थी। शरीके कार होती तो फिर मौत की सौदागरी का इनाम भी मौत से हरगिज कम न होता, लेकिन वो हकीकी मानों में इनकी आला कार थी। इसलिए इसे रिहा करना ही मुनासिब था, लेकिन इसकी रिहाई से पहले मैं जहनी तौर पर इसे इस कदर उलझा देना चाहता था कि कभी इसे जुबान खोलने पर मजबूर कर भी दिया जाए तो इनकी सही सिमत में रहनुमाई न कर सके। जुबान खोलकर तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। मैंने सोची समझी हिकमत अमली के तहत कहा, खुद अपना ही नुकसान करोगी। इनमें लुच्चे लफंगे और कातिल हैं, लेकिन हमारी एक बाकायदा तंजीम है। एक आदमी को नुकसान पहुंचा तो 10 इसकी जगह ले लेंगे। और सिर्फ तंजीम ही नहीं, इनसे दुश्मनी के पीछे हमारा रवायती इंतकामी जज्बा भी कार फरमा है। इन लोगों ने हमारे 2 जियालों को मारा है। अब जब तक हम इनकी ईंट से ईंट न बजा देंगे, खामोशी से नहीं बैठेंगे। तुम यकीन करो, मेरा इनके किसी जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं। वो बदस्तूर रो देने वाली आवाज में बोली, अगर मुझे ब्लैकमेल न किया जाता तो शायद मैं छोटे मोटे काम भी सर अंजाम न देती। इसी कदर पारसा थी तो ऐसा मवाद इनके कब्जे में कहां से आ गया जिसकी बिना पर तुम ब्लैकमेल होने पर मजबूर हुई। गजाला ने जहरीले लहजे में दखल अंदाजी की। इसके होंठों के गोशे फड़फड़ाए और वो फरियाद तलब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। शायद गजाला मजीद कुछ बोलती, लेकिन मैंने इसका हाथ दबाकर इसे खामोश कर दिया। सुल्तान शाह ने भी इस मरहले पर अपने मरबूद पन का सबूत दिया और कार चलाते हुए गुस्से से सर झटक कर पश्तों में न जाने क्या क्या बुड़बुड़ाने लगा। मिसेज मुराद ने सहमी हुई नजरों से इसकी तरफ देखा, फिर इल्तिजा अमेज निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। हमने अहद किया है कि दुश्मन से ताल्लुक रखने वाले चिड़िया के बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम औरत जात हो। मैं तुमको मौका देना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश अपनी जगह, मगर तुम मेरे साथी को देख रही हो कि किस तरह बंकार रहा है। मेरे लिए इन सब को मुतमिन करना दुश्वार हो जाएगा। खुदा के लिए। वो गिड़गिड़ा
गिड़गिड़ाकर रो पड़ी, मुझे रिहा कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ, खामोश रहो नामुराद औरत। गजाला ने इसे झिड़क दिया और वो सहम कर चुप हो गई। इसे यहीं उतार दो। गुलशन इकबाल से गुजरने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन वाले चौराहे पर मैंने सुल्तान शाह से कहा और मिसेज मुराद जल्दी जल्दी रुमाल से अपनी आंखें साफ करने लगी। गाड़ी रुकते ही वो इस कदर उजलत में उतरी थी जैसे इसे अंदेशा रहा हो कि ताखीर होने की सूरत में कहीं मैं अपना इरादा न बदल दूं। घर पर बेफिक्री से इन वाकयात पर गौर करना शुरू किया तो अंदाजा हुआ कि रवि में हम लोग भीड़ों के छत्ते को छेड़ आए थे। मिसेज मुराद का रवैया जो कुछ भी रहता, इसका साथी अपने ऊपर वाले को जरूर ये बताता कि लाहौर से एक मुश्तबा औरत कराची आई थी जिसके ताक़ब की कोशिश नाकाम बना दी गई। यूं A2 की तवज्जो कराची की तरफ मबजूल हो जानी थी। महज इन ही अंदेशों के पेश नजर मैंने गजाला को मुकम्मल तौर पर घर में महदूद हो जाने की हदायत दे डाली थी, क्योंकि इन लोगों के पास गजाला की तस्वीर मौजूद थी। वापसी पर पहले गजाला को इसके घर छोड़ा गया, फिर सुल्तान शाह मेरे घर से भरपूर तैयारी करके इस होटल की तरफ रवाना हो गया था जहां मिसेज मुराद को क्याम करना था। अगर A2 की तवज्जो कराची की तरफ मबजूल होनी ही थी तो इसमें इसके लिए धमकी या इबरत का पहलू होना जरूरी था। मैंने सुल्तान शाह को खुली छुट्टी दे दी थी कि वो शख्स मिसेज मुराद का रुख करे तो इसे अगवा कर लिया जाए, अगर नाकामी का खौफ हो तो बेदरेग इसका खात्मा कर दिया जाए। इसने जो कुछ इतलात लाहौर पहुंचाई हो, इनसे हटकर भी वो बहुत सी बातों का ऐनी शाहिद था। दूसरी तरफ वो वाकयात की रोशनी में A2 का काबिल एतमाद साथी नजर आ रहा था, लिहाजा इसकी हलाकत मेरी निगाह में जरूरी थी। वो मामला तो बज़ाहिर तय होते नजर आ रहे थे, लेकिन कराची के मामलात से मैं कतई तौर पर ला इल्म था। जाते हुए शहर में सारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई थी और जहांगीर का अंदाजा था कि हीरोइन की आखिरी खेप शायद एक हफ्ते तक शहर की जरूरियात पूरी कर सकेगी। इसके बाद के हालात का इन्हिसार ऊपर के अहकाम पर था। इस वक्त तंजीम के मामलात भी अजीब पेचीदगी का शिकार थे। B1 यानी मिठा खान अपने हाथों खुदकशी करके कैफरे किरदार को पहुंच चुका था और किसी को इल्म नहीं हो सका था कि इसकी हवेली से बरामद होने वाला ताकतवर ट्रांसमीटर रिसीवर MT300 हीरोइन की मुकामी और बैनुल-अक़वामी तजारत में इस्तेमाल हो रहा था। फौजी माहिरीन से शहरी हुकाम तक हर एक का यही ख्याल था कि मिठा खान कोई गैर मुल्की जासूस था जिसने राज फाश होने के खौफ से खुदकशी कर ली। इस अहम वाकया के बाद हदायत देने के लिए MT300 का इस्तेमाल तर्क कर दिया गया था। B1 की जगह किसी और को मुकर्रर करने के बजाय A2 ने रात के मुकर्ररा औकात में बजाते खुद फोन पर हदायत जारी करने और रिपोर्टें वसूल करने की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वो जिस फोन को इस काम के लिए इस्तेमाल करता था, इसे मैं लाहौर में तबाह कर आया था। इस तरह कराची से कोई भी कारकुन A2 से राब्ता कायम नहीं कर सकता था। अलबत्ता A2 हस्बे मर्जी किसी भी नंबर से मुकामी अहलकारों से रजू कर सकता था। मैं बजाते खुद B1 के मनसब पर फायज था जो सिकंदर अली की मौतली और फिर हलाकत के नतीजा में खाली हुआ था। C1 या कासम मेरा मातहत था, लेकिन अपने इख्तियारात की बिना पर वो कासा खुद सर हो गया था। रक्षी के मामले में मेरे साथ इसका मार्का जारी था। इसने मुझे खौफजदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी जो नाकाम रही, मगर मैंने सुल्तान शाह के हाथों इसके खाली घर में खासी अबतरी फैला डाली थी। दूसरी तरफ कासम ने रक्षी को भी गुलशन इकबाल के एक मकान में छुपा दिया था ताकि इसे A2 के सादर किए हुए सजाए मौत के फैसले से बचाया जा सके, क्योंकि वो इसकी दोस्त थी। कासम ने अपनी तरफ से रक्षी की रपोशी का डोंग रचाया हुआ था, मगर मैं इसकी कमीगाह से वाकिफ था और किसी भी वक्त इसकी इस हरकत का इंकशाफ करके इसे A2 से सजा याब करा सकता था।
कार्रवाइयां मुअत्तल करते हुए मेरे जिम्मे सिर्फ एक काम किया गया था कि हीरोइन की बैरून मुल्क स्मगलिंग के लिए कैरियर्स तैयार करके बराह रास्त A2 को इतला दूं। वो काम मैं हामिद के जरिए किसी भी वक्त सर अंजाम दे सकता था। जब मैं मखसूस ट्रांसमीटर पर जहांगीर से बात करता था तो मेरी हैसियत B4 की होती थी, जिसे वो बराह रास्त जवाब दे था, लेकिन बतौरे डैनी वो मुझे अपना दोस्त बल्कि मातहत समझता था। मैंने खासी सोच विचार के बाद इसी से बात करने का फैसला कर लिया। सिलसिला मिलने पर दूसरी तरफ से जहांगीर ही ने रिसीवर उठाया था। फिर मेरी आवाज पहचानते ही एकदम फट पड़ा। तुम बगैर कोई इतला दिए कहाँ गायब थे? 2 दिन से तुम्हें तलाश कर रहा था, शहर ही में था, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी मेरी? मैंने हंसते हुए तंजिया लहजे में कहा। इधर चले आओ तो बताता हूँ। इसके लहजे में राजदाराना संजीदगी औदकार आई। भाभी कहाँ है? मैंने मानी खेज लहजे में सवाल किया। खून न खौलाओ मेरा, इसकी गुर्राहट सुनाई दी। इस साली हेड मास्टरनी ने अलग दिमाग खराब किया हुआ है मेरा। कल ही कराची में इसका कोई मामू दरियाफ्त हुआ है, कुछ दिनों के लिए इसी के घर गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैंने खुश दिली के साथ कहा, लेकिन ये याद रखो कि बीवी साली कभी नहीं बन सकती। पहला रिश्ता गुस्से का है और दूसरा सरासर प्यार का होता है। होता होगा, जिसका होता होगा वो रो में कह गया, अपनी तो सरे से साली भी नहीं है कोई। मैंने इसकी बेबसी पर दिल खोल कर कह लगाया, फिर जल्द ही पहुंचने का वादा करके रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। मैं तैयार होकर इसके घर पहुंचा तो लान पर बदस्तूर खूंखार कुत्तों का राज था, जो अपने रखवाले के पास खड़े लंबी लंबी जुबानें बाहर लटकाए दुम्मे हिला रहे थे। मैंने सुना हुआ था कि दुमदार जानवरों के मिजाज का अंदाजा दुम की हालत से किया जा सकता है, और इस वक्त वो दुम्मे साहिबान दुम के खुशगवार मूड का ऐलान कर रही थी। लिहाजा मैं बिला झिझक कार से उतरकर अंदर चला गया। जहांगीर ने मेरे पुरतपाक रवैये का जवाब कदरे सर्द मोहरी से दिया। फिर जब बैठने के बाद मैंने गौर किया तो इसके चेहरे पर अफसरी बरस रही थी, लेकिन मैंने इस पर कोई अफसरा नहीं किया। कहाँ गायब थे तुम? रस्मी गुफ्तगू के बाद इसने संजीदगी के साथ सवाल किया। मसरूफ था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इससे आगे जानना चाहोगे तो कुछ भी ना बता सकूंगा। देखो डैनी, दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह। ये ना भूलोगे तुम्हारे बारे में भी मैं किसी को जवाब दे हूँ। इसकी संजीदगी कुछ जरूरत से ज्यादा गहरी हो गई। तो क्या इस बारे में जवाब तलब किया गया है तुमसे? मैंने तहैयर अमेज लहजे में पूछा। B4 लापता है, ट्रांसमीटर पर कोई जवाब नहीं मिलता। C1 पिछले 2 दिनों में कम से कम 5 बार तुम्हारे बारे में दरियाफ्त कर चुका है। शायद इसे मेरी और तुम्हारी दोस्ती का भी इल्म है। मैं एक गहरा सांस लेकर सोफे की पुश्तगाह से टिक गया। ये C1 कौन है? ऊपर वाले सब ही फोन पर किसी कटखन्ने कुत्ते की तरह गुर्राते हैं। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैं D1 हूँ और B4 का मातहत हूँ, तो C1 भी मुझसे ऊपर ही होगा। इसने हकम अमेज लहजे में तुम्हारे बारे में पूछा था। जब मैंने किसी C1 से ला इल्मी का इजहार किया तो वो सड़ी सड़ी गालियों पर उतर आया। आखिर में इसका लहजा खिफत अमेज हो गया। मेरे लिए वो लम्हा फिक्रिया था। कासम मेरी तलाश में इस कदर दीवाना हो रहा था कि सारी एहतियात बालाए ताक रखकर बराह रास्त जहांगीर से राब्ता कायम कर बैठा था। फिर तुमने क्या बताया? मैंने इसे खामोश पाकर टोका। मुझे मालूम ही क्या था जो इसे कुछ बताता। हर बार इसने एक ही बात कही कि जब भी तुमसे मुलाकात हो इसका पैगाम तुम तक पहुंचा दूं। मुझे हैरत है कि इससे तुम्हारा क्या वास्ता हो सकता है? तुम तो मेरे मातहत ही हो ना। अपनी परेशानी के बावजूद मैं इसकी बेयकीनी पर हंस पड़ा। ये तो इसी से पूछना था तुमको। मेरे लिए तो C1 बिल्कुल नया नाम है। हो सकता है कि वो कोई गैर मुतल्लक आदमी रहा हो। वो खौफजदा अंदाज में हंसने लगा। हमेशा दूर की कोड़ी लाते हो, भला वो बाहर का आदमी क्यों होने लगा?
खुदा करे कि तुमसे कोई बेएहतियाती सरजद ना हुई हो। मैं संजीदगी के साथ बुड़बुड़ाया, हो सकता है कि वो मेरा या तंजीम का दुश्मन रहा हो और इसे कहीं से कोड सिस्टम की भनक मिल गई हो। तुम्हारी तरह वो भी अंदाजा लगा सकता था कि B4 और D1 के दरमियानी खला को कोई C1 ही पुर कर सकता है। वो मेरे करीब सरक आया। खैर, ये तो हमारी आपस की बात है। मैं B4 से इसका जिक्र ही गोल कर जाऊंगा, और अगर इसे मालूम हो ही गया कि मैंने कहा जीवा हाउस भी जाता हूँ, वो कहीं भी मुझसे राब्ता कायम कर सकता है। मैं भी तो आखिर इसी को जवाबदेह हूँ ना। वह तुम्हारे ही जरिया सही उतर आए घटिया बातों पर वो तेवरियों पर बल डालकर रूठने वाले अंदाज में बोला, जवाबदेही अपनी जगह, लेकिन दोस्ती भी तो कोई मुकाम रखती है। मेरी खातिर तुम जरा सा झूठ नहीं बोल सकते। मैं तो बड़े से बड़ा झूठ बोल सकता हूँ। तुम खुद ही हर वक्त मुझे मातहती का एहसास दिलाते रहते हो। याद रहे, मेरे आते ही तुमने क्या कहा था मुझसे। वो मेरे बाजू पर हाथ मारकर खोखले अंदाज में हंस पड़ा। बड़े कम ज़रफ़ हो, मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। अरे हम में भी भला अफसरी मातहती चल सकती है। आइंदा मजाक किया करो तो पहले से बता दिया करो। मैंने इसे घूरते हुए खुश्क लहजे में कहा, वरना तुम्हारी बदमस्तियों के बायस किसी दिन हम भूखे गीदड़ों की तरह एक दूसरे को नोच खाएंगे। खाने की बात बाद में, पहले थोड़ा शुगल हो जाए। वो हंसते हुए उठ गया। तुम्हारी पसंदीदा ब्लैक डॉग है, इसने गिलास बनाकर वापस लौटते हुए कहा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के जामे सेहत तजवीज किए और वलायती सियाल अपने मेदों में उंडेलने लगे। यार, ये C1 बहुत गैर जिम्मेदार आदमी मालूम होता है। चंद सानियों बाद वो राजदाराना लहजे में बोला, क्या तुम्हें आंख मार बैठा था? मैंने सिगरेट का धुआं इसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहा। इसे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र थी। मैंने बाजार की बात छेड़ना चाहिए तो इसने सख्ती से ये कहकर बात काट दी कि मुनासिब वक्त पर खुद ब खुद हदायत मिल जाएंगी। बाजार को क्या हुआ? मैंने तेवरियां चढ़ाकर सवाल किया। मेरा अंदाजा था कि आखिरी खेप एक हफ्ता खींच लेगी, मगर सारे अंदाजे गलत हो गए। बाजार में एकदम मांग बड़ी है। 2 दिन में माल ना पहुंचा तो शहर में कोहराम मच जाएगा। हीरोइन का एडिक्शन वाकई बहुत भयानक होता है। वक्त पर डोज ना मिलने पर नशेबाज की बदहाली बस देखी ही जा सकती है, बयान नहीं की जा सकती। तुम्हारा अंदाजा कैसे गलत हो गया? बाहर से थोड़ी बहुत हीरोइन लाकर खुले बाजार में बेचने वाले इन 2 अफगान हमारे आदमियों की निगाहों में आ गए थे। मैंने भी B4 को इनके पते से आगाह कर दिया था। दूसरे दिन वो दोनों सहराब गोट की नदी से तकरीबन नजा के आलम में उठाए गए। इन्हें बहुत बेदर्दी से मारा गया था। ताजा गुल नामी अफगान की कई पसलियां तोड़ दी गई थी, मुक्कों से चेहरा उधेड़ कर रख दिया गया था। दूसरा कोई नजार खान था, इस का तो सर खोल दिया गया था। दोनों पिंडलियां भी तोड़ दी गई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे हमला आवरों ने इन्हें जान से मारने के बजाय बुरी तरह जख्मी करने पर कमर बांधी हुई थी। हर तरफ अफवाहें हैं कि इन्हें हीरोइन की मार्केट में घुसने की पादाश में लहू लुहान किया गया था। लिहाजा सारे बरसाती हीरोइन फरोश खौफजदा होकर वक्ती तौर पर किनारा कश हो गए हैं। अब इनके गाहक भी हमारे आदमियों से रजू कर रहे हैं। सीधी सी तरकीब है कि नई पार्टियों को माल न दो। मैंने कहा, यही किया है, लेकिन अब वो हमारे पुराने कोरदा फरोशों से माल महंगे दाम ले रहे हैं। पिछले चंद दिनों में बहतीरे लोगों की तो चांदी हो गई है। पुराने लोगों के मुतालबात को रोकना बस से बाहर है। नजार खान और ताजा गुल के सिलसिले में किन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं? पुलिस तो इसे अफगान मंशियात फरोशों की बाहमी चपकलश समझ रही है, लेकिन जेरे जमीन धंधों से ताल्लुक रखने वाले बाखबर हलकों में नादर का नाम हवा बना हुआ है, क्योंकि तारिक बेचारे के कत्ल के बाद वही बाजार में पेश है। वो तनहा तो नहीं है, 150 भी हों तो क्या फर्क पड़ता है, वही सब से सीनियर है, इसीलिए इसका नाम लिया जा रहा है। अगर इसी मामूली सी तादीबी कार्रवाई ने तुम्हारे तखमीनों को उलट कर रख दिया है तो इसका मतलब है कि शहर में हीरोइन की हकीकी खपत बहुत बढ़ चुकी है। हम इस बाजार के सबसे बड़े हिस्सेदार जरूर हैं, लेकिन छोटे मोटे आदमी भी खासा काम कर रहे हैं। मैंने अपने गिलास से आखिरी
आखिरी घूंट लेते हुए कहा, एक बात पूछूं? इसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए संजीदगी के साथ सवाल किया। दो पूछना, लेकिन पहले गिलास लबरेज कर दो। मैंने गिलास का पैंदा मेज की 24 सतह पर मारते हुए कहा। वो उठा और बोतल के साथ ही आइस ट्रे भी साथ ले आया। मुझे मालूम है कि अब तुम पूरी बोतल चूस कर ही उठोगे। वो मेरे मुकाबल बैठते हुए हंसकर बोला, गैर हाजिरी का हिसाब भी तो बराबर करना है। कभी तुमने मौजूदा हालात पर गौर करने की कोशिश की है? चंद सानियों के सुकूत के बाद इसने बात छेड़ी। कुछ दिन पहले भी हम यही मौजू जेरे बहस ला चुके हैं। मैंने अबरू पर बाल डालकर कहा। कौन सा मौजू? इसने हैरत से पूछा। यही कि हम खुली ज़द पर हैं, B4 समेत हर एक पर्दे में है। ऊंच नीच होगी तो बेमौत मारे जाएंगे। तारक का अंजाम सामने है। एक तरफ कानून और दूसरी तरफ नादीदा सरबराह हम पर मुसल्लत है। वो बेईमान था, शायद अपने गिलास में पहले ही ज्यादा डालकर लाया था, क्योंकि आखिरी घूंट लेने के बाद इसकी आवाज में सुरूर की लहर औद कर आई थी। ये तो खुदगर्जी की बातें हैं। कभी इखलाकी पहलू पर भी गौर किया तुमने? हाँ, मैंने हैरत से आंखें निकालकर बेसाख्ता कहा। ये इखलाक का दौरा कैसे पड़ गया तुम पर? चरस तक तो बात ठीक थी, मिल गई तो नशा कर लिया, ना मिली तो भी चरसी कमाते खाते थे। लेकिन हीरवन तो तबाही का जहर फैला रही है। मैं अपनी आंखों से 2 केस देख चुका हूँ। ये बदबख्त नशा वक्त पर ना मिले तो इंसान जानवर की सतह से भी नीचे गिर जाता है। मैंने इन लोगों को अपनी आंखों से सिसकते, बिलकते और गिड़गिड़ाते देखा है। इसकी आवाज में दर्द सिमट आया। अगली खेप वसूल करने से इनकार कर देना। मैंने कुनखियों से इसकी तरफ देखते हुए बेरहमाना अंदाज में कहा, ताकि कोई दंदनाता हुआ आए और मेरी खोपड़ी में पिघला हुआ शीशा उतार कर चला जाए। इसने चटक कर तलख लहजे में कहा, तुम्हारे कुत्ते किसे आने देंगे? मेरा मजाक का ना उड़ाओ। मैं बहुत दिनों से खलश महसूस कर रहा हूँ। वो बोझल लहजे में बोला, अक्सर मेरी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। मैं ज्यादा अरसे ये गाड़ी ना चला सकूंगा। मैं गौर से इसके चेहरे का जायजा लेकर इसकी बात के वजन का अंदाजा करता रहा। इसकी मखमूर निगाहों में वाकई करब के साये लहरा रहे थे, जिसका मतलब था कि वो जो कुछ कह रहा था खुलूसे नियत से कह रहा था। मैंने भी यही महसूस किया है। आखिरकार मैंने उदास लहजे में कहा, मैं भी इसी किस्म के एक नशे के शिकार को देखता रहा हूँ। ये कहते हुए मेरे जहन में गजाला की माँ शमा और इसके लड़के कामरान का दर्दनाक तस्वर पूरी तरह वाज़े था। मेरा ख्याल है कि जिस शख्स के ज़मीर में जरा सी भी जान मौजूद है, वो हीरवन की सौदागरी नहीं कर सकता। मौत तो बड़ी आसान सी बात है। हम इसे कहीं भयानक जिन्स के सौदागर बना दिए गए हैं और दरमियानी आदमी तुमसे मिलने वाले माल में मिलावट करते हैं। जिन्हें इसकी लत लग चुकी है, वो नशा पूरा करने के लिए मिकदार बढ़ाते जा रहे हैं और इसके सारे फायदे बराह रास्त A2 की जेब में जाते हैं। फायदे पर लानत भेजो। मुझे तो कभी कभी अपने वजूद से भी कराहत महसूस होने लगती है। अगर मुझे पहले ही दिन ये शुबा हो जाता कि हीरवन इस कदर तबाहकुन नशा है, तो शायद मैं वहीं से किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करता। इसकी आवाज में उदासी का अंसर गहरा होता चला गया, जो शायद नशे का असर था, क्योंकि नशा किसी भी किस्म का हो इंसान को ज़कियुल हिस्स बना देता है और अंदर छुपे हुए सिसकते हुए जज्बों को कुव्वत गोयाई अता कर देता है। शायद यही असर लोगों को नशे की तरफ राग़िब करता है कि आलम सरूर में वो हर वो बात कह और कर गुजरते हैं जो आलम होशो खर्द में सोचनी भी दुश्वार होती है। मुआशी ना असूदगियों, तबकाती मुनाफरत, मशीनी अहद की आसाइशों के हसूल की थका देने वाली जद्दोजहद और बसात से बाहर मुकाबले की फ़ज़ा में गरीब और अमीर हर एक पिसा जा रहा था। हर शख्स हर लम्हे दूसरे की अना पर कारी वार करने पर तुला रहता है। जिनके असाब जरा मजबूत थे, वो जिंदगी के इन खुद साख्त अजाबों को सहते इस अबदी आरामगाह में जा उतरते थे, जहां
इनमें से जिंदगी का कोई झमेला नहीं था और जिनके कमजोर असाब इस बोझ से चटकने लगते थे वो सिगरेट से शराब और हेरोइन तक नशों की आगोश में पनाह ढूंढने में मसरूफ हो जाते थे। जो जिस कदर कमजोर था वो इसी कदर कवी तर नशे से रुजू कर रहा था और यूं मौत के सुदागर मन माने मुनाफा की फसल काट रहे थे। कल का अखबार नहीं देखा तुमने? वो थकी हुई सोगवार आवाज में कह रहा था। कुरंगी में एक नौजवान लड़के ने नशे के लिए रकम न देने पर पहले अपनी माँ को हलाक किया। बहन ने मुजाहमत की तो इसे भी लहूलुहान कर दिया। इस बेचारी को 15 रोज बाद शादी होने वाली थी। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो बहन का सहारा बनने के बजाय इसका जेवर ले भागा और बाद में एक सिनेमा के करीब से हेरोइन के नशे में गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा घराना तबाह हो गया। अब कौन इसकी बहन का हाथ थामेगा? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।